में क्या है 3 से 8 वीक तक कंसीडर की जाती है। और इसी 8वें हफ्ते तक है जो क्या काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन रिलीज़ करेगा। फिर उसके बाद ये हार्मोन रिलीज़ करने का काम कौन कर देता है, प्रोजेस्टेरोन, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। शुरुआत में तो ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करेगा, लेकिन 8वें हफ्ते के बाद प्लेसेंटा अपना खुद का प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करने लगता है, जो कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी हार्मोन होता है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको 3 to 8 वीक्स तक, क्योंकि 8 से 10 वीक तक का पीरियड ही शुरू के पीरियड कॉन्ट्रासेप्शन से लेके आप मान सकते हैं यहाँ पर कब तक, 8 से 10 वीक तक का पीरियड। लेकिन यहाँ पर जब नहीं है तो या तो यदि आपको इस तरीके से आए तो आप लीव आउट भी कर सकते हैं, और यदि 3 to 8 है तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नर्सिंग का सबसे प्यारा क्वेश्चन, व्हेन मदर फील्स फीटल मूवमेंट फर्स्ट, माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल सबसे पहले कब महसूस होती है। व्हेन मदर फील्स फीटल मूवमेंट फर्स्ट, तो माँ सबसे पहले है जो कब फीटल मूवमेंट फील करेगी, 24 वीक्स, इन 28 वीक्स, 32 वीक्स या फिर 20 वीक्स। माता को गर्भस्थ शिशु की हलचल फीटल मूवमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं, क्विकनिंग, और ये सबसे पहले फील कब होते हैं, 20 वीक की प्रेगनेंसी में। कब, 20 वीक की प्रेगनेंसी में। और ये जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं 20 वीक में फील होंगे, तो ये कहलाते क्या हैं, ये कहलाते हैं क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे, क्विकनिंग। तो यहाँ पे आप याद रखें, ये कहलाएंगे आपके क्विकनिंग। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन विच इज अप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी। सेफ डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन कौन सा है, फेस, ब्रीच, वर्टेक्स या फिर फुटिंग। फेस मतलब सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट हो आपका चेहरा हो, फिर ब्रीच का मतलब बटक्स पहले प्रेजेंटिंग पार्ट में हो, वर्टेक्स का मतलब हेड है जो नीचे की तरफ हो, जो पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस है यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट आ जाए वो क्या हो, वर्टेक्स में हेड हो। फुटलिंग मतलब पैर पहले आ जाएं। तो यहाँ पर जब फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है तो बहुत रेयर केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कराई जाती है। और यहाँ पे कहा है सेफ डिलीवरी के लिए एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होता है आपका क्या, वर्टेक्स। क्या होगा, वर्टेक्स। फेस भी नहीं होता है, यदि फेस पहले आ गया तो आपके शोल्डर को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होगी। ब्रीच में बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में रहेंगे, फुटलिंग में लेग दोनों रहेंगे। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन सबसे अप्रोप्रिएट है वो कौन सा है, वो होगा आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज विच इज द वन स्कोर ऑफ अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पर कहा है इनमें से कौन सा अपगार स्कोर का 1 नंबर स्कोर का नवजात का है, हार्ट रेट 130, फ्लेक्स्ड बॉडी, ब्लू फीट या फिर क्राई लाउड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है क्या होगा कि जो अपगार स्कोर में न्यूबॉर्न बेबी के लिए यदि 1 स्कोर दिया जाता है तो क्या होगा 1 स्कोर में। तो यहाँ पर यदि बच्चा क्राइड लाउडली है तो यहाँ पर 2 स्कोरिंग दे दी जाती, बॉडी फ्लेक्स्ड है तब भी 2 दिए जाते, हार्ट रेट 130 मतलब नॉर्मल है, ब्लू फीट अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन जो अपगार स्कोरिंग सिस्टम है वो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इसमें मैच नहीं खाएंगे इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर यदि 1 स्कोर है तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज इफ अ बेबी बॉर्न आफ्टर 43 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी नोन एज, यदि बेबी 43 वीक की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है, यदि बच्चा 43 सप्ताह के गर्भकाल के बाद पैदा होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रीमेच्योर इन्फेंट, पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, नॉर्मल इन्फेंट या फिर एबनॉर्मल इन्फेंट। तो प्रीमेच्योर इन्फेंट तो वो तब कहलाता जब 37 वीक के पहले ही हो जाता, 35 में 36 में, लेकिन 37 हफ्तों के पहले तब कहलाता वो प्रीमेच्योर इन्फेंट। क्लियर। नॉर्मल में 37 हफ्तों में होता, 37 वीक की प्रेगनेंसी के पीरियड में, ये कहलाएगा पोस्ट मैच्योर। जब भी प्रेगनेंसी 42 वीक को क्रॉस कर जाए, कितना 42 वीक्स को क्रॉस कर जाए, तब ये प्रेगनेंसी कहलाती है पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। और आपका आंसर क्या होगा, पोस्ट मैच्योर शिशु।
और पोस्ट मैच्योर इन्फेंट, क्योंकि बच्चा 43 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुआ है। 37 में होता बिफोर 37, तब आप क्या कहते? प्री मैच्योर। क्या कहते आप इसको? प्री मैच्योर। लेकिन यदि जब यही 37 वीक में होता तब आप इसको क्या कहते? सामान्य। नेक्स्ट इज postpartum hemorrhage is called, hemorrhage occurs within 1 to 2 hours of delivery, hemorrhage occurs within 4 to 6 hours of delivery, hemorrhage occurs within 24 hours of delivery, या फिर hemorrhage occur before delivery। postpartum hemorrhage, तो यदि ब्लीडिंग डिलीवरी के पहले होती तो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाती। क्या कहलाती? एंटीपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब है कि ब्लीडिंग प्रसव के पश्चात 24 घंटे के अंदर डिलीवरी होने के विदिन 24 आवर जो ब्लीडिंग होगी वो क्या कहलाएगी? पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसमें जो ब्लड लॉस माना जाता है वो कितना होगा? 500 ml से ज़्यादा। कितना? 500 ml से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो ब्लड लॉस होगा मोर देन 500 ml से ज़्यादा, वो क्या कहलाएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। यदि न्यूबॉर्न बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो आप उसको क्या देंगे? शहद, पानी, ग्लूकोज या फिर जूस, क्या देंगे? पहली चीज़, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको ना तो पानी दिया जाता, ना जूस दिया जाता, ना ही यहाँ पर हनी दी जाएगी। यहाँ पर बच्चे को ग्लूकोज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ग्लूकोज है जो दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया अकर्स टू द न्यूबॉर्न। कितने टेम्परेचर पर हाइपोथर्मिया कंसीडर किया जाएगा? नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया कितने शारीरिक तापमान पर होता है? 92 से 94, 95 से 97, 99 से 100 या फिर 97 से 99। तो हाइपोथर्मिया टेम्परेचर कब कंसीडर किया जाएगा? तो ये कंसीडर किया जाएगा जब बिलो 95 आ जाए। कितना? हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है जब ये 95 से भी कम आ जाए। वो रेंज है यहाँ पर 92 टू 94 डिग्री फ़ारेनहीट। कौन सी? 92 से 94 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज एपनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। एपनिया क्या है? सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। क्या है? सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पर जब सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग की कंडीशन है तो यहाँ पर आप कैसे प्रिवेंट करेंगे? स्टिमुलेटिंग द बेबी, मेंटेनिंग एयरवे, वेंटिलेटिंग द बेबी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कैसे यहाँ पे मैनेज करेंगे आप? यदि बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को क्या हो गया? एपनिया हो गया है, तो ये सभी चीज़ें करके बच्चे को वेंटिलेट करके, एयरवे मेंटेन करके और स्टिमुलेट करके। स्टिमुलेट का मतलब है कि पीछे उसकी बैक को रब करके। नेक्स्ट वन इज इफ मदर इज डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इफेक्ट में प्रोड्यूस ऑन फीटल ग्रोथ। यदि माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ है, मान लीजिए माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पर जो फीटस है उसकी ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कंजेनाइटल एनोमलीज होने के चांसेस रहेंगे, स्टिल बर्थ बेबी होने के चांसेस रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होगी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। माँ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होता है, बिफोर प्रेगनेंसी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रहे, लेकिन कंसीव करने के बाद से प्रेगनेंसी में यदि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो वो सिचुएशन कहलाती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ और गर्भावस्था वाला डायबिटिक। अब यहाँ पर डिलीवरी होने के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी में है तो बच्चे को कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, बच्चा यूट्रस में ही उसकी डेथ हो सकती है। कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी इसलिए हो जाती क्योंकि जो डायबिटिक मदर होती है उनके बच्चे का वेट ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में सर्जरी करके सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे को बाहर निकाला जाता है और डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव। एक क्वेश्चन और आता है कि माँ यदि डायबिटिक है तो बच्चा किस तरीके का पैदा होता है? तो वो होते हैं लार्ज साइज बेबी, और आप उसको क्या कह सकते हैं? मैक्रोसोमिया। क्या कहेंगे? मैक्रोसोमिया और लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट इज
ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम इन न्यूबॉर्न बेबी इज कॉज्ड बाय, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम है जो बेबी को किसके थ्रू हो सकता है, HIV इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन या फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन से। तो किसके थ्रू, न्यूबॉर्न बेबी के लिए ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो सकता है। तो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न बेबी को कैसे हो सकता है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का मेन रीजन होता है कंजक्टिवाइटिस, जिसको आप कह सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी में क्या होना, कंजक्टिवाइटिस होना। जैसे अभी जो पिंक आई और कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है वही, लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी की बात की जा रही है तो यहाँ पर उस कंजक्टिवाइटिस का मेन रीजन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन सी, या दिमाग को कोई STD डिसीज है तो बच्चे को ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका मेन रीजन होता है वो होता है क्लेमाइडिया। क्या होगा, क्लेमाइडिया। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया कॉज द टाइप ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इन न्यूनेट। तो स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया है जो न्यूनेट्स के लिए कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, HIV इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, मलेरिया फिर टाइफाइड फीवर। तो स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया न्यूबॉर्न बेबी में सेप्टिसीमिया का रीजन बन सकता है। मलेरिया का तो फिक्स है, यहाँ पर मच्छरों से ही होगा। टाइफाइड भी फिक्स है, न्यूबॉर्न बेबी में टाइफाइड होने के चांसेस कम होते हैं। HIV हो सकता है माँ से बच्चे में चला जाए, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया के कारण पूछा है तो होगा सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कॉन्सेप्ट बिगन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको जो NHM की पॉलिसी वगैरह है उसके तहत यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा कि जो RCH है, क्या है, RCH है, ये कब लाया गया था, 1997, 95, 94 या फिर 99। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो ये आया था 1997 में। कब, 1997 में। नेक्स्ट वन, द 7th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द डे एवरी ईयर। 7 अप्रैल प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विमेंस दिवस, मजदूर दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर विश्व क्षय दिवस। ये जितने भी डे दिए हुए हैं, जितने भी डे दिए हुए हैं वो आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ये मनाया जाता है कब, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। क्षय दिवस मतलब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, तो ये मनाते हैं हम हर साल 24 मार्च को। कब, 24 मार्च को। अब यहाँ पर यदि बात करें लेबर डे की, किसकी, लेबर डे की, तो लेबर डे कब मनाते हैं हम हर साल, 1 मई। याद रखें 24 मार्च को क्या मनाएंगे आप, विश्व क्षय दिवस और TB डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 1 मई को लेबर डे। फिर यहाँ पे आपका आता है वुमेंस डे। क्या है, वुमेंस डे, तो आप ये मनाते हैं कब, 8 मार्च। ये सभी आते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लैपटॉप में इतना इजीली है जो माउस नहीं चल पाता है कि आपको यहाँ पे साथ में नोट डाउन भी किया जाए। लेकिन याद रखें कि वुमेंस डे हर साल कब मनाते हैं, 8 मार्च को। 1 मई को लेबर डे। 24 मार्च को क्या मनाएंगे, TB दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं आप 7 अप्रैल को। 4 दिन आपको यहाँ पे याद रखना, इन 4 में से एक ना एक तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट इज अ गोल टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल बाय 2020 AD थ्रू द अप्रोच ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज गिवन बाय। सीधा सा क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 AD तक सभी के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करने का उद्देश्य प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल के द्वारा किसके द्वारा किया गया था, WHO, अल्मा अटा, यूनिसेफ या फिर उपरोक्त सभी। तो ये काम किसने किया था, तो ये किया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट इज डॉट्स प्रोग्राम थेरेपी इज रिलेटेड टू। डॉट्स किस में यूज होता है, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा आपका, 3rd नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। लेप्रोसी के लिए पूछें तो वो है MDT। क्या है, MDT। क्लियर। एड्स के लिए पूछें तो वो है यहाँ पर ARV।
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट थेरेपी। मलेरिया का तो अलग ही चलता है। तो यहाँ पर जो यदि पूछा गया है डॉट्स प्रोग्राम, तो एक 1993 से लाया गया था और यहाँ पर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट इज विच इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो इनमें से लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन में TT7, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन लाइव और किल्ड वैक्सीन हमने दोनों पढ़ी हैं, इसलिए इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव और किल्ड दोनों वैक्सीन डिस्क्राइब कर दें, तो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा। हमने कई बार पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको ये आंसर नहीं दे रही हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज असिस्ड बाय। इन्फेंट क्या है? 1 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे, शिशु मृत्यु दर को निर्धारित किया जाता है। और जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं बता दूं आपके लिए, इस बार आपको यदि विश्व की जनता पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो वो भारत की ही हो गई है। 2023 का जो SRS डेटा है वो आपको एक बार रीड करके जाना है। वो इसलिए आपको जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में यदि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ लें, MMR पूछ लें या फिर मॉर्बिडिटी पूछ लें, तो यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। तो SRS डेटा के लिए आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको सभी 2023 की चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस तरीके से असेस करेंगे? बाय पर 100 लाइव बर्थ, बाय पर 1000 लाइव बर्थ, बाय पर 10,000 लाइव बर्थ, या फिर नन ऑफ दी अबव। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो होगा आपका y पर 1000 लाइव बर्थ। और यदि यही चीज़ MMR के लिए पूछें, ध्यान से देखें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तब कहेंगे आप ऑप्शन नंबर 3 1 लाख। लेकिन यदि IMR के लिए पूछा है तो y पर 1000 लाइव बर्थ। हाईएस्ट IMR है कहाँ की? MP की। नेक्स्ट वन इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज कंसिडर्ड विद इन ड्यूरेशन ऑफ डेज ऑफ डिलीवरी। मैटरनल प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? मातृ मृत्यु दर और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR के लिए पूछा गया है जो, तो MMR में माना जाता है 6 वीक और 42 दिनों तक। कितना? 6 वीक और 42 दिनों तक जो परपीरियम पीरियड होता है माँ की, यदि डिलीवरी होने के बाद से लेके या फिर डिलीवरी होने वाले दिन से ही लेके 42 दिनों के बाद तक यदि डेथ हो जाती है, 42 दिनों के अंदर डेथ हो जाती है, तो कहलाएगा MMR। नेक्स्ट वन इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज मेनली फोकस ऑन। तो NRHM किस चीज़ पे फोकस करता है? इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अर्बन एरिया, इम्प्रूव द हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, अर्बन एंड रूरल एरिया, फिर ऑल ऑफ दी अबव। किस चीज़ पे फोकस करेगा है? NRHM। तो NRHM का काम है रूरल एरिया में, इसमें रूरल एरिया में जो वुमेन और चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन होता तो वो अर्बन एरिया के लिए होता, शहरी इलाकों के लिए होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है? NRHM। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परमानेंट मेथड कौन सी है? कॉपर्टी, ओरल पिल्स, यूज ऑफ कॉन्डोम, या फिर ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। तो कॉपर्टी किस में आएंगी? आपकी IUCD मेथड में। ओरल पिल्स ये आपकी हार्मोनल मेथड्स में आ जाएंगी। कॉन्डोम, बैरियर और मैकेनिकल मेथड्स में आ जाएंगी। परमानेंट है ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, वैसेक्टोमी मेल्स में। नेक्स्ट वन इज फूड हाइजीन इज ऑल्सो नोन एज। फूड हाइजीन क्या कहलाता है? क्लीनिंग ऑफ द फूड, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, मेंटेन फूड क्लीन चेन, या फिर नन ऑफ दी अबव। फूड हाइजीन इज नोन एज। तो फूड हाइजीन क्या है? तो ये कहलाएगा आपका क्या? मेंटेनिंग फूड क्लीन चेन। फूड क्लीन चेन को मेंटेन करके रखना, मतलब खाना बनने से लेके सर्व होने तक स्टोरेज सभी चीज़ों को क्या करना? क्लीन रखना। नेक्स्ट इज इन विच कंडीशन हाई प्रोटीन डाइट इज गिवन।
कौन से केस में हाई प्रोटीन डाइट दी जाएगी? यूरेमिया, जॉइंटिस, माल न्यूट्रिशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कौन से केस में हाई प्रोटीन डाइट आप देंगे? जॉइंटिस में नहीं देंगे, ना यूरेमिया में देंगे, आप देंगे माल न्यूट्रिशन में, क्योंकि प्रोटीन की कमी ही हुई है। तो यहाँ पर वो दे के आप उस कमी को पूरा करेंगे। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। विटामिन ए की कमी से क्या होगी? ब्लाइंडनेस, डीपनेस, ड्राइनेस या फिर डिजीनेस। सबको पता है विटामिन ए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आँखों के लिए। किसके लिए? आँखों के लिए। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डेलीरियम आर। तो डेलीरियम का रीज़न क्या है? हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो डेलीरियम के रीजन सब हो सकते हैं। सिर में इंजरी का होना, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। अब यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ सुसाइड इज। आत्महत्या के क्या कारण हैं? वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव? और ये तीनों साइन किसके हैं? ये हैं यहाँ पर डिप्रेशन के। इसके डिप्रेशन के। तो यहाँ पर ये तीनों साइन डिप्रेशन के हों, और सुसाइड कौन करता है? जो डिप्रेस्ड रहेगा। तो आंसर भी होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। निराशा, असहाय, अपने आप को कुछ भी फील ना करना। नेक्स्ट इज इन विच डिफेंस मैकेनिज्म द पर्सन ट्रांसफर्स हिज एंगर ऑन अदर। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में पर्सन अपनी गुस्सा दूसरों पे उतारेगा? कन्वर्जन, डिल्यूजन, प्रोजेक्शन या प्रिपरेशन में? किस में पर्सन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म में अपना गुस्सा दूसरे पे निकाल? मैकेनिज्म जिसमें आप अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल दें, वो कहलाएगा आपका क्या? प्रोजेक्शन। द रजिस्ट्रार इज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। रजिस्ट्रार हैं किसका हेड रहेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, स्कूल ऑफ नर्सिंग या फिर हॉस्पिटल के? कहाँ के हेड रहेंगे? ये रहेंगे स्टेट नर्सिंग काउंसिल के। तो आपको पर्टिकुलर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का नाम याद करके जाना है। हो सकता है कि आपको पूछा जाए। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। तो रिसर्च का नर्सिंग में क्या इस्तेमाल है? टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका आंसर होता है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, आपकी नर्सिंग केयर क्वालिटी में भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ रिसर्च स्टडी इज नोन एज। ब्लूप्रिंट प्लान है रिसर्च स्टडी का, क्या कहलाएगा? रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस या फिर अजम्पशन? क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगा आपका रिसर्च डिजाइन। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है यहाँ पर? रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ पीस एंड डिजास्टर द एसोसिएशन विच इज हेल्पिंग मोर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जब भी डिजास्टर हो या फिर बाढ़ वगैरह आती हैं, कौन हेल्प करेगा? ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन, IRCS या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कौन यहाँ पे हेल्प करेगा? वो होगा IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज इट इज अ पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज ऑब्टेन्ड विदाउट रिसोर्स टू इंटरफेरेंस और रीजनिंग इज कॉल्ड। बिना किसी संसाधन के जानने की शक्ति या नॉलेज प्राप्त करने का कारण क्या कहलाता है? ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस या फिर अवेलेबल फैक्ट्स? तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी यहाँ पर कि आपके पास ना तो कुछ रिसोर्स है, ना ही कुछ भी आपके पास ऐसे चीज़ें हैं जिनके कारण आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो क्या कहलाएगा यहाँ पे? वो कहलाएंगे आपके अवेलेबल फैक्ट्स। नेक्स्ट इज इफ सेम नंबर रिपीटेड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा इज नोन एज। यदि कोई भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर 10 4 से 5 बार रिपीट होके आता है, तो वो क्या है? मीन है, मीडियन है, मोड है कि नन ऑफ दी अबव है? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोड। नेक्स्ट इज विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द कैलकुलेशन। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट कैलकुलेशन करेगी? मेमोरी, ALU,
रजिस्टर या फिर नन ऑफ दी अबव, तो ये करेगी यहाँ पर ए एल यू। नेक्स्ट इज मेमोरीज मैन वर्क इज, मेमोरी का मैन काम क्या है, कैलकुलेशन करना। गिव डायरेक्शन टू कंट्रोल यूनिट, कलेक्शन ऑफ डेटा या फिर नन ऑफ दी अबव। आपके फ़ोन में भी मेमोरी है, लैपटॉप में है, क्या काम करती है, डेटा को कलेक्ट करेगी। भर जाती है तो आप कोई भी PDF ओपन करते हैं तो खुलने नहीं लगती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, कॉम्पिलर, विंडो 9 है, यूनिक्स या फिर MS एक्सेल। यूज ऑफ MS पावर पॉइंट इज, तो पावर पॉइंट का यहाँ पर क्या यूज़ है, लेटर राइटिंग में, डेटा मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन वर्क या फिर प्रेजेंटेशन वर्क में। सबको पता है पावर पॉइंट से आप क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो कि आप 3rd ईयर 4th ईयर में देते हैं। नेक्स्ट इज द वर्ड एजुकेशन मीन्स, तो एजुकेशन का मतलब क्या है, टू ब्रिंग चेंज, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, टू ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस या फिर टू ब्रिंग सम चेंजेस। तो यहाँ पर एजुकेशन का मतलब क्या है, नए पॉजिटिव चेंजेस का लाना। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या कहलाएगी, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, लेक्चर या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये कहलाएगी यहाँ पर लेक्चरर मेथड। ऑटोक्रेटिक का मतलब है ओनली सुपीरियर ही यहाँ पे सब चीज़ें पढ़ाएगा, जैसे आपका टीचर हो गया और आपको वहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज्ड फॉर द इंटरव्यू इज, तो इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए जो टर्म उपयोग होता है वो क्या है, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस या फिर स्टूडेंट टीम कॉन्फ्रेंस, ये कहलाएगी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंटरव्यू का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज इनोवेशन इन टीचिंग मीन्स, तो शिक्षा, टीचिंग में इनोवेशन का मतलब क्या है, डेवलप न्यू टेक्निक इन टीचिंग, टीचिंग प्रोसेस, इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचर या फिर ओनली रिलेटेड टू रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो वो होगा डेवलप न्यू टेक्निक्स इन टीचिंग। टीचिंग का मतलब ही है कि आपको नई नई, इनोवेशन का मतलब है नए नए तरीके, नई नई चीज़ें बताना जिससे आपको इजीली सब चीज़ें याद हो जाएं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5, 6, 7, 8, कितने होंगे, तो यहाँ पर टोटल होते हैं 7। नेक्स्ट इज इवालुएशन इन टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल फॉर, तो ये आपके जो एजुकेशन और हेल्थ मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, यहाँ पर वो क्वेश्चन है आपके जो आपको 5 से 6 नंबर के आते हैं। वो क्वेश्चन आपको बुक्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जो एजुकेशनल वाला सेक्शन आता है IEC हेल्थ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आप पुराने पेपर से देख के जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर इवालुएशन, टीचिंग में मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या हेल्प करेगा, टू नो द इंडिविजुअल प्रोग्रेस, टू टेक प्रॉपर फीडबैक, टू डिटरमाइन फर्दर रिक्वायरमेंट आफ्टर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों के लिए, किसके लिए, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉर्ब इज डिस्क्राइब्ड बाय, पोस्ट कॉर्ब एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का टर्म है, तो किसने दिया था, फेडरिक विंस्लो, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल या फिर मैक्स वेबर। इन सभी के नाम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूडेड हैं। ये दिया था आपको किसने, लूथर गुलिक ने, किसने, लूथर गुलिक ने। अभी जो MP में पेपर हुआ था उसमें पोस्ट कॉर्ब में S का फुल फॉर्म पूछा था, हो सकता है आपसे B में बजटिंग पूछ लें, R से रिसोर्स पूछ लें, उसे ऑर्गेनाइजेशन पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न विथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किससे हिसाब किताब है, स्टाफ, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बजट। फाइनेंस मतलब कि आपका बजट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन नर्सिंग इज, नर्सिंग में कौन सी लीडरशिप होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डोमिनेटिंग या फिर नन ऑफ दी अबव। किस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए, तो होनी चाहिए डेमोक्रेटिक। कौन सी, डेमोक्रेटिक, मतलब आपके जो आप एक दूसरे से सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू INC, नॉर्म्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। INC में पूछे हैं नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब सबसे सुपीरियर से लोअर की तरफ,
सबसे पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा? तो वो होता है पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर ट्यूटर, फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। पहले होंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर एंड आफ्टर दैट क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी यूजफुल इन नर्सिंग प्रोफेशन। कौन सा कम्युनिकेशन नर्सिंग प्रोफेशन में ज़रूरी है? वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों, या फिर नन ऑफ दी अबव? दोनों ज़रूरी हैं, इसलिए कि इनकेस वर्बल तो सबको पता है, मरीज बोल के अपना सब कुछ बता देगा। नॉन वर्बल में कभी कभी पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, तो उसके मूवमेंट से, हाथ पैर हिलाने डुलाने से, आंखें ब्लिंक करने से, इन चीज़ों से भी आप उसकी कंडीशन असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी, क्या है यहाँ पर, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है और स्ट्रॉन्ग भी? ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस या फिर फीमर? कौन सी हड्डी है? तो वो है फीमर, जो कि थाई में रहेगी। डेल्टॉइड मसल्स इज फाउंड इन, तो डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पे होती हैं? अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन या फिर अपर बैक? तो सबको पता है होती हैं कहाँ पे? अपर लिम में। आंसर आपका क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। तो रेड ब्लड कार्पसेल्स की लाइफ साइकिल होती है 120 दिनों की, कितना? 120 डेज की, जिनमें आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर होने चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताए जाएंगे। नेक्स्ट वन, मेनिंजेस आर द कवरिंग ऑफ। मेनिंग्स किसकी कवरिंग है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, किडनी या फिर हार्ट की? तो यहाँ पर प्लूरा लंग्स की कहलाती, पेरिकार्डियम हार्ट की है, ये यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग कहलाएगी, मेनिंग्स। नेक्स्ट वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइन ओनली? सबको पता है सीएनएस के पार्ट क्या हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन, चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट आर। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं? एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम, दो वेंट्रिकल, दो एट्रियम, एक वेंट्रिकल या फिर दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और ये है आपका फोर्थ, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट वन, पोर्टल सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू। पोर्टल सर्कुलेशन किससे रिलेट करेगा? ब्रेन, हार्ट, लंग्स या फिर लिवर? तो ये सबको पता है, पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन किससे कनेक्ट करेगा? लिवर से। फूड रिजर्वर इज नोन एज, भोजन रखने का रिजर्वर या थैला क्या कहलाएगा? ईसोफेगस, तो पाइप है जो मुंह से स्टमक तक लेके जाएगी, ये होगा आपका स्टमक। जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा जाके, लेकिन स्टमक में क्या किया जाएगा? फूड आके स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट इज राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू। राइट लंग में कितने लोब होंगे? 1 लोब, 3 लोब, 2 लोब या फिर 4 लोब? राइट लंग में कितने लोब होंगे टोटल? तो होंगे 3 लोब्स। रिजर्वर ऑफ यूरिन, यूरिन का रिजर्वर क्या है? ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो है आपका ब्लैडर। यूरिन रिजर्व कहाँ पे होती है? तो वो होती है ब्लैडर में। नेक्स्ट इज जॉइंट्स ऑफ स्कल आर नोन एज। तो स्कल के जो जॉइंट्स हैं क्या कहलाते? सूचरल, कार्टिलेजिनियस, साइनोवियल या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो स्कल में जो जॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? ये सभी टाइप के रहेंगे। नेक्स्ट इज डर्माटोन इज द पार्ट ऑफ। तो डर्माटोन किसका पार्ट है? बोन, जॉइंट, मसल, स्किन? ये है यहाँ पर स्किन का। नेक्स्ट वन, द गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो HCl है ये कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर, पैंक्रियाज, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन? ये प्रोडक्शन करने का काम स्टमक की जो चीफ सेल्स हैं वो करेंगी। नेक्स्ट इज द थायरोक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो थायरोक्सिन को कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड या फिर थाइमस? तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है क्या? थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन, द ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल। तो यहाँ पर एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड,
लेकिन वो ऑप्शन में आपका नहीं है, तो यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक का होता है 0.8। नेक्स्ट इज नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। विजन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ऑप्टिक या फिर अकॉस्टिक। तो जो नर्व यहाँ पर विजन के लिए हेल्पफुल है वो कौन सी है? वो होगी यहाँ पर आपकी क्या? ऑप्टिक। और यही डैमेज होती है जब ग्लूकोमा होता है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन सा पार्ट करेगा? कान का। सेमिलुनार कैनाल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कोक्लिया या फिर ऑसिकल्स। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा इस पेपर का, वो हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।